गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्शंस इन जावा प्रोग्रामिंग। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कलेक्शंस और कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल थ्योरेटिकली इन डिटेल समझाने वाला हूं। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कलेक्शंस इन जावा। सो क्या होती है हमारे पास कलेक्शन इन जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। सो यहाँ पर मैंने कलेक्शन इन जावा की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। So मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है The collection in Java is a framework that provides an architecture to store and manipulate the group of objects. Java collections can achieve all the operations that you perform on the data such as searching, sorting, insertion, manipulation and deletion. So क्या होती है हमारे पास collection Java programming के अंदर? Simply कलेक्शंस क्या करती है? कलेक्शंस हमें ग्रुप ऑफ क्लासेस के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती हैं। कलेक्शन में हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ क्लासेस होती हैं, कुछ इनहेरिटेंस होती हैं, मतलब हमारे पास सब क्लास होती है, सुपर क्लास, यानी हमारे पास कलेक्शंस ऑफ क्लासेस होती हैं। एक तरह से हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती हैं जिसके हमें कुछ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो क्या मतलब हुआ इस बात का, आगे चल के और इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इसका मतलब अभी से ये समझ लीजिए कलेक्शन क्या है। ये कलेक्शन हमारे पास जावा में एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है आर्किटेक्चर और मैनिपुलेट टू ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। मैनिपुलेट टू ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हमारे जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें स्टोर की हुई होती हैं उसको मैनिपुलेट करने में। तो और कुछ पढ़ते हैं कलेक्शंस के बारे में। जावा कलेक्शंस मींस अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड मेनी इंटरफेसेस लाइक सेट, लिस्ट, डीक्यू एंड क्लासेस, एरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का सिंपली मतलब ये हो कि जावा कलेक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे पास सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा जावा कलेक्शन मींस अ सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट। एक सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, जो कि हमें कुछ इंटरफेसेस और फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास हो गया सेट, लिस्ट, क्वी, डीक्यू, ये क्या होते हैं आगे चल के बताने वालों, और क्लासेस जिसमें हमारे पास होती है एरे लिस्ट, वेक्टर्स, लिंक लिस्ट, हैश सेट। अब ये क्या होती है एरे लिस्ट, वेक्टर? हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल बहुत मशहूर है, ज़माना एग्जाम्पल है, हर कोई इस्तेमाल करता है, तो मैं अभी आपको उसी एग्जाम्पल के जरिए से समझाऊंगा। मान ले हम लोग एक स्कूल चला रहे हैं और स्कूल में हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं और इनका डेटा हम लोगों को स्टोर करना है। ये हमारे पास 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा है, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, जिसमें हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पूरे 10। अब इसमें एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि मैं आपसे बोलूं आप लोगों को 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग सिंपली बोलोगे ठीक है हम लोग एरे बना लेते हैं 10 साइज का, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 इनके मार्क्स। अब फिर क्या होगा? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो स्टूडेंट नंबर 5 है, ये स्टूडेंट नंबर 5, इसको यहां से रिमूव कर दो, तो आप क्या करोगे? तो आप 5 को रिमूव करोगे, 6 की जगह पर जो हमारे है इसको 5 पे लाओगे, 7 को फिर 6 पे लाओगे, 8 को फिर 7 पे लाओगे, 9 को 8 पे लाओगे, 10 को 9 पे लाओगे। तो ये आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट है। एक नॉर्मल स्कूल के अंदर हमारे पास तो थाउजेंड्स के करीब स्टूडेंट होते हैं। तो क्या आप बार बार ऐसे करते रहोगे? या फिर मैं आपसे बोलूं हमारे पास 2 स्टूडेंट और ऐड हो गए, अब हमारे पास 10 से 12 स्टूडेंट हो गए, आपको और ऐड करना है स्टूडेंट का डेटा। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इसका सिंपल से घिसा पीटा हल यही है कि आप लोग इस सब को कैंसिल करके एक न्यू एरे बनाओगे 12 के हिसाब से, जिसमें हमारे पास 2 और स्टूडेंट के डेटा रखने की मेमोरी होगी। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन है कि आप बचने के लिए आपको लगे कि शायद और स्टूडेंट हमारे पास है तो आप अपना डेटा एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन इज इट गुड कि आप बार बार अपना डेटा एक्सटेंड करो? फिर आपके हिसाब से अगर ज्यादा स्टूडेंट आ गए, मान लो 50 स्टूडेंट और आ गए, तो आप क्या करोगे? क्या आप बार बार ऐसे एरे को डिलीट करके बार बार बढ़ाते रहोगे? नहीं, तो आप ऐसा नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे मेरे पास इसका कोई एक सॉल्यूशन हो जिसमें मैं एरे के अंदर जितने चाहे डेटा और ऐड कर सकूं, या अगर मुझे किसी को रिमूव करना है तो मैं उसको वहां से रिमूव कर सकूं और बाकी सब अब ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। तो उसका आप चाहोगे कि यार आपके पास ऐसा एक सॉल्यूशन हो। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास एरे लिस्ट, जो कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में आता है। क्या होता है एरे लिस्ट? इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ और इन डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक है एरे लिस्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तफसील से एक वीडियो होगी। अभी सिर्फ आपको मैं कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क के तरीके बता रहा हूँ कि ये सब काम होते हैं हमारे पास जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के अंदर। एरे लिस्ट होती है हमारे पास, जिसमें क्या होता है हम लोग अपनी मर्जी से इसका साइज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? बहुत सुनिएगा इस बात को। एरे लिस्ट के जरिए लोग कोई भी एरे बना सकते हैं और उसको अपनी मर्जी के हिसाब से उसका साइज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बीच में तो किसी भी एलिमेंट को हटा सकते हैं, उसकी जगह नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, उसकी डिटेल चेंज कर सकते हैं, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हैं, उसी एरे या उसी क्लास के अंदर मौजूद ही।
हमें दोबारा कोई न्यू एरे नहीं बनानी पड़ेगी, हम लोग उसी एरे को अपडेट कर पाएंगे। जब नॉर्मल एरे पढ़ते हो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपने 10 एलिमेंट के साइज का एरे बनाया है तो आप उसके अंदर 10 ही एलिमेंट स्टोर कर पाओगे, आप 11 नहीं कर पाओगे। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। एरे लिस्ट के अंदर आप लोग उसके अंदर इंक्रीमेंट भी कर सकते हो और डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, यानी आप 11 से 12 की तरफ भी जा सकते हो, 9 to 8 की तरफ भी जा सकते हो, या बीच में से आप 5 को हटाकर बाकी सबको और रीसेट कर सकते हो। सो टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप किस तरह से उसके साथ वर्क करते हो। एरे लिस्ट के साथ आगे से और डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो ये सब बातें होती है हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। बहुत कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये हमारे पास एक टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं। तो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क हमारा मेन टॉपिक है जिसके अंदर हमारे पास ये कुछ सब टॉपिक्स होते हैं और इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और जब इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जान जाओगे कि व्हाट इज कलेक्शन, यानी कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क क्या होते हैं हमारे पास। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं ये फ्रेमवर्क होते क्या है। जो मैं बार बार फ्रेमवर्क रिपीट कर जा रहा हूँ वर्ड, ये आखिर में होता क्या है, क्या मतलब है इस वर्ड फ्रेमवर्क का। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज फ्रेमवर्क इन जावा, कि जावा प्रोग्रामिंग में हमारे पास फ्रेमवर्क क्या होता है। सो उसके डेफिनेशन के बजाय मेरे 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो मैं आपको इन 3 पॉइंट्स के जरिए समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि इट प्रोवाइड रेडीमेड आर्किटेक्चर, यानी ये हमें रेडीमेड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। क्या मतलब हुआ रेडीमेड आर्किटेक्चर का? जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आर्किटेक्चर के बारे में नहीं बताया कि ये में क्या करता है। आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, कुछ सब क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसके ऑब्जेक्ट हमें रिप्रेजेंट, ये सब जो बातें मैंने आपसे की थी ये हमें फ्रेमवर्क को रेडीमेड प्रोवाइड करता है, हमें बनाने नहीं पड़ते। यानी हमें कुछ सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और इन डिटेल में इस लाइन के बारे में आगे चल के बताऊंगा। यानी ये सब हमें रेडीमेड प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, यानी जो हम लोग सेट ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस नहीं बनाते थे, जिसके ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था कैलकुलेटर का, जिसके अंदर हम लोगों ने इनहेरिटेंस और इंटरफेस के जरिए कैलकुलेटर बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग कैलकुलेटर बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग इंटरफेस, इनहेरिटेंस और क्लासेस का यूज करके उस कैलकुलेटर को बनाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सेट ऑफ क्लासेस, तो वो भी क्या हुआ, वो भी हमारे पास सेट ऑफ क्लासेस हुआ। यानी इसमें हमारे पास एक से ज्यादा क्लासेस थी, जिसमें हमने क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस की, इंटरफेस के जरिए बहुत सारी सब क्लासेस बनाई। तो इस क्लासेस ऑफ सेट को जो रिप्रेजेंट करता है हमें, वो रिप्रेजेंट करता है फ्रेमवर्क, ये हमें रिप्रेजेंट करवाता है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। और लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है? इट्स ऑप्शनल। क्या मतलब है इस बात का? इट्स ऑप्शनल, कि ये हमारे पास ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो उसको यूज कर सकते हो या नहीं भी यूज करते। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारे पास जिसके अंदर हमें फ्रेमवर्क को यूज करके हमारा काम बहुत इजीली से हो सकता है। मसलन कभी कभार कुछ ऐसा क्राइटेरिया क्रिएट हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें हम लोग फ्रेमवर्क अगर यूज करें तो हमारा काम बहुत इजीली हो सकता है, नहीं तो हमें थोड़ी एफर्ट और करनी पड़ती है। सो इसके लिए ये हमारे पास ऑप्शन है, कभी कभार में इसको यूज करते हैं लेकिन कभी इसको यूज नहीं भी करते। सो टोटली डिपेंड अपॉन यू, इट्स ऑप्शनल, कि आपकी मर्जी करना चाहो तो कर सकते हो, वरना नहीं भी करो तो कोई बात। सो अब हम लोग बात करते हैं कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स की। कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क, ये जो कंबाइंड होते हैं कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क, कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क क्या होते हैं, तो अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क? तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? सो इसके ऊपर मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द कलेक्शन फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट्स अ अनडिफाइंड आर्किटेक्चर फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? आपकी डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि द कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट क्या करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करवाते हैं अनडिफाइंड आर्किटेक्चर, इसलिए ताकि हम लोग स्टोर और मैनिपुलेट कर पाए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास होते हैं इंटरफेस एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन, यानी इंटरफेस के जरिए जो हम इसमें इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे कि क्लासेस के अंदर जो हम लोग इंप्लीमेंटेशन करते हैं, इन सब के बारे में जो टॉपिक है इसके ऊपर मैंने इन डिटेल उसमें समझाया हुआ है आपको अपने कैलकुलेटर वाली वीडियो के अंदर। इसमें मैंने कस्टम में कैलकुलेटर बनवाया सिखाया था आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके देख सकते हैं आप लोग। ऊपर आई बटन पे शो हुआ था थोड़ी देर पहले, आप रिवाइंड कर सकते हैं उसको। तो उसके अंदर मैंने आपको इन डिटेल समझाया था इस टॉपिक के ऊपर कि इंटरफेस के जरिए हम लोग इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, बल्कि इंटरफेस के ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको इन डिटेल समझाया कि इंटरफेस क्या होता है, उसके इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, क्यों होती है, किन किन तरीकों से होती है, उन सब के बारे में उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, तो जाके आप देख सकते हैं। तो अभी आप लोगों को पता होना चाहिए इस टॉपिक पर, अगर आप कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क पे आके पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इंटरफेस और इंप्लीमेंटेशन क्या होती है। और उसके बाद कुछ एल्गोरिथम्स, यानी इसमें हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम मींस कोड लिखने का तरीका, आप इसको सिंपली समझ लें, एल्गोरिथम मींस कोड लिखने का तरीका, कुछ ऐसे कोड डिजाइनिंग इजीली। तो ये सब चीजें होती है हमारे पास कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क के ऊपर। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आएगा कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, और आगे चल के इसके बारे में इन डिटेल समझाने वाला हूँ कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क क्या होते हैं। अभी मैं काम करता हूँ, आपको थोड़ी बहुत एक समरी करवा देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया ताकि आपको अच्छे से रिवाइंड हो जाए।
मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क के बारे में। कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क क्या होता है, मैंने आपको बताया कलेक्शन के बारे में। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन हमारे पास होता है एक सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्या करता है, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें कुछ इंटरफेसेस, जिसमें हमारे पास कुछ सेट होते हैं, कुछ लिस्ट होती है, कुछ डीक्यू होता है और कुछ क्लासेस होती हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास एरे लिस्ट वगैरह होती है। एरे लिस्ट क्या होती है, मैंने को बताया आपको कि एरे की ये एक तरह से एडवांस फॉर्म होती है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो मैं आपको इंटेलिजेंट आईडिया में लेकर चलता हूँ और आपको समझाता हूँ एरे लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत, ताकि आपको एक टच मिल जाए कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स का। सॉलिड कैसे मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडिया में। जब भी आप इंटेलिजेंट आईडिया ओपन करते हो तो ये आपको देता है टिप ऑफ द डे। तो ठीक है, सो क्लोज करता है। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक न्यू क्लास बनाता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ एरे लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत और आपको समझ में आ जाए कलेक्शन के बारे में। तो काम करता हूँ वैसा इसी पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास बनाता हूँ, न्यू जावा क्लास। और इस जावा क्लास का मैं नाम रखूंगा कलेक्शन इन जावा। एंटर प्रेस करूंगा और डॉट जावा लिखने ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, मेन लिख के हम लोग अपना मेन मेथड यहाँ पे लाएंगे। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजेंट आईडिया कर देगा। गाइस ये इंटेलिजेंट आईडिया में आईडी जब हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट आईडिया के बारे में नहीं पता कि क्या है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको तमाम प्रोसेस सिखाया है कैसे हम लोग इंटेलिजेंट आईडिया को इंस्टॉल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेसिंग उस वीडियो की मैंने स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया है। तो आप तो वीडियो जाकर लाजमी देख लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बैक लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एरे लिस्ट के बारे में, क्या कलेक्शन के बारे में। तो कलेक्शन में मैंने आपको बताया था हमारे पास कुछ एक कलेक्शन हमारे पास सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट होता है और कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें कुछ प्रोवाइड करते हैं, कुछ क्लासेस, कुछ इंटरफेसेस, कुछ क्लासेस जिसके अंदर हमारे पास होती है एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट में क्या होता है, अगर लेट्स सपोज एरे लिस्ट आपको अभी समझाता हूँ कलेक्शन के जरिए कि मैंने आपको बोला हमारे पास आपको 10 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली काम करोगे, आप यहाँ पे बना लोगे एक एरे। आप लोग यहाँ पे इंट ARR और मैं आप यहाँ पे बना लोगे एरे इज इक्वल टू, आप यहाँ से कर सकते हो न्यू इंट और आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज हम लोग बनाते हैं 10 स्टूडेंट के हवाले से 10 स्टूडेंट का डेटा हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ARR, एक काम करता हूँ उसका नाम ARR से चेंज करके स्टूडेंट कर देता हूँ। मैं इसे नाम कर देता हूँ STU स्टूडेंट और यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट ताकि हमें पता चले स्टूडेंट के हवाले से। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट 0 का डेटा क्या है हमारे पास, इसका ये हमारे पास है 10 के उसने 10 मार्क्स लिए हैं। देन अगर इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँ तो मैंने यहाँ पे 11 स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 सेलेक्ट किया था। अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने 10 सेलेक्ट किया तो आपने 11 स्टूडेंट का डेटा क्यों स्टोर किया, तो मैं आपको बता चलूँ एरे इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। आप लोगों को पता होगा, ये बहुत बेसिक सी बात है। एरे इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, हमारे पास होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो इस वजह से हमारा इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो मींस ये 11 एलिमेंट्स का है। तो अगर हम 0 से काउंट करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 2, तो इस तरह से 10 स्टूडेंट। तो इस तरह से 10 स्टूडेंट का डेटा हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको 10 नहीं, आपको 11 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो वो हमसे बोल रहे हैं कि आपने मुझसे 11 एलिमेंट का डेटा यहाँ पे स्टोर करने के बोला है। और 9 तक हो गए हमारे पास 10। अगर हम 0 से काउंट करें, सॉरी मैंने पीछे 10 तक काउंट कर लिया था, अगर हम लोग 0 से काउंट करें तो 9 तक हमारे पास हो गए 10। और आपने यहाँ पर 11 और 12 एलिमेंट, आपने यहाँ पर 12 एलिमेंट स्टोर किए हैं। तो अगर आप मुझसे 10 का डेटा मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। सो इस वजह से तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास 10 स्टूडेंट और आ गए। अगर आपको बताऊं कि हमारे पास ऐसे 10 स्टूडेंट और आ गए जिनका डेटा हम लोगों को कॉपी पेस्ट करना है, तो इससे क्या होगा, तो हम बार बार इसकी लेंथ चेंज करते रहेंगे, बार बार इंडेक्स चेंज करते रहेंगे कि आप 12 एलिमेंट आया है, आप 3rd स्टूडेंट आया है, 14 स्टूडेंट आया है। तो हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे। लेट्स सपोज हमने बोला कि स्टूडेंट नंबर 4 जो है इसने स्कूल से ऑफ ले लिया, यानी ये उसने स्कूल छोड़ दिया है। अब बाकी आप सबको 4 पे करना है। इसको आप करना है नंबर 4 स्टूडेंट को आपने नंबर 5 स्टूडेंट को आपने नंबर 3 पे लाना है, नंबर 6 स्टूडेंट को नंबर 5 पे लाना है। और ऐसे करते करते आपके पास 100 या 200 बचे हुए तो क्या आप बार बार उनका डेटा बैकवर्ड करते जाओगे, रीसेट करते जाओगे? तो नहीं, आप ऐसे नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि आपके पास एक ऐसी चीज हो या आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक हो जिसके जरिए तमाम काम आसान हो जाए। तो इसके लिए होता है हमारे पास एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट के बारे में और इन डिटेल और कैसे करते हैं उसको ये मैं आपको आज की वीडियो में नहीं बताने वाला, तो उसके ऊपर वीडियो होगी पूरी। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक था हमारे पास कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फ्रेमवर्क के बारे में बताया, फ्रेमवर्क हमें रेडीमेड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है और ये ऑप्शन होता है हमारे पास। देन हमने डिस्कशन की थी कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में कि ये क्या होता है, कि ये क्या करते हैं। ये हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट करते हैं अनडिफाइंड आर्किटेक्चर को फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर और मैनिपुलेट करने में हमें हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क क्या होता है। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो चलेगा इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।